ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि अवस्थिति के सिद्धांत, जो कि MA 4 सेमेस्टर के यूनिट 3 का एक टॉपिक है। इसमें ये जो कृषि अवस्थिति का सिद्धांत है वान थुनेन के द्वारा दिया गया है, जिसको इन्होंने सन 1826 में प्रतिपादित किया था और ये कृषि के स्थानीयकरण से संबंधित है। सन 1826 यानी आज से 194 वर्ष पूर्व इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कृषि के स्थानीयकरण में उत्पादित शस्यों की उपयोगिता और लाभ प्रमुख कारक होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कृषि के स्थानीयकरण के लिए और भी कई सारे कारक जिम्मेवार होते हैं, जैसे धरातलीय संरचना, जलवायु, मिट्टी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और परंपरागत तरीके। इनके आधार पर जो है कृषि का स्थानीयकरण होता है। पर यहाँ पर जो थुनेन महोदय ने कृषि के स्थानीयकरण को समझाया है, उसका परिवहन लागत और तुलनात्मक लाभ, इसके आधार पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कृषि जो है मनुष्य की सर्वाधिक व्यापक आर्थिक क्रिया है और थुनेन का प्रमुख उद्देश्य यह व्याख्या करना था कि कृषि भूमि उपयोग बाजार से दूरी के साथ क्यों व किस प्रकार बदलते हैं। बाजार से दूरी एवं मूल्य के बीच सरल संबंध है। किसी वस्तु का मूल्य उसके बाजार मूल्य में से परिवहन का मूल्य घटाकर निश्चित होता है। सभी कृषकों द्वारा उत्पादित पदार्थ का मूल्य समान होता है, किंतु बाजार से दूरी में अंतर होने पर किसानों के लाभ में अंतर भी आ जाता है। यानी जैसे जैसे जो उसमें उत्पादित वस्तु का मूल्य है वो तो समान है, लेकिन जैसे जैसे वो बाजार से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिवहन लागत जो है वो बदलती जाएगी और दूरी बढ़ने से जो है उसके मूल्य में अंतर आता जाएगा। आर्थिक लगान की गणना इस सूत्र के द्वारा की जा सकती है, LR = Y M - C - Y TD, जहां LR जो है वो लगान या प्रॉफिट है, जो कि शुद्ध लाभ है। Y जो है वो प्रति इकाई भूमि की लब्धि यानी उपलब्धता है। C जो है पदार्थ का उत्पादन मूल्य यानी कास्ट है। T जो है वो परिवहन दर यानी ट्रांसपोर्ट है और D यानी क्षेत्र की बाजार से दूरी या डिस्टेंस है। तो इस सूत्र के आधार पर जो है ये तुलनात्मक लाभ और परिवहन लागत की गणना इन्होंने किया था और इसमें इन्होंने बताया कि किसानों को जो है जिस फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ मिले उसी फसल का उत्पादन जो है करना चाहिए। ये जो मॉडल है ये मुख्यतः तुलनात्मक लाभ पर ही आधारित है। किसानों को सर्वाधिक लाभकारी फसलों के चयन के लिए प्रेरित किया गया है। इसके माध्यम से अधिकतम लाभकारी फसलों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। एक स्वतंत्र समरूप प्रदेश, यानी वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो कि पूरा का पूरा प्लेन होना चाहिए। और जलवायुविक समरूपता, जलवायु भी समान होना चाहिए, जलवायु में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। परिवहन का साधन जो है वो घोड़ा गाड़ी, उन्होंने परिवहन के साधन को भी तय कर दिया है कि एक ही परिवहन का साधन है वो घोड़ा गाड़ी है। दूरी एवं भार के अनुपात में परिवहन लागत में इकाई वृद्धि होती है। इन मान्यताओं के आधार पर यदि लागू हो तो बाजार के चारों ओर कृषि भू उपयोग प्रतिरूप और संकेंद्रीय वलयाकार पेटियों के रूप में होगा, जिसमें 6 कृषि पेटियों का विकास हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये कोई बाजार केंद्र है, कोई नगर है और इसके चारों ओर ये 6 पेटियां दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि संकेंद्रीय वलयाकार हैं। और इसमें इन्होंने
जो भूमि उपयोग प्रतिरूप है उसको बताने का प्रयास किया है कि नगर के जो सबसे नजदीक की पेटी होगी, जो पहली पेटी होगी, जो पहला संकेंद्रीय वलय होगा, वो सघन डेयरी यानी दुग्ध एवं उद्यान कृषि यानी फल उत्पादन, साग सब्जी इत्यादि का उत्पादन जो है वो नगर के समीप होगा। दूसरी पेटी होगी वो ईंधन एवं लकड़ी की होगी, क्योंकि 194 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था कि ईंधन और लकड़ी और इनका परिवहन भी जो है वो महंगा पड़ता था, इसलिए इसको जो है नजदीक ही दूसरी पेटी में रखा गया है। आजकल हालांकि ये जो मैटर है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ईंधन के लिए जो है बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। सघन हेर फेर वाली जो तीसरी पेटी है वो सघन फसल और जिसमें कि हेर फेर भी होगा यानी सस्यावर्तन भी होगा। तो जो तीसरी पेटी होगी वो सघन होगी और हेर फेर वाली होगी। उसके बाद चौथी पेटी जो इन्होंने बताया है, जैसे जैसे हम नगर से दूर होते जाएंगे जो पेटियां हैं वो खिसकती जाएंगी, और परती सहित हेर फेर वाली जो चौथी पेटी होगी वो परती सहित हेर फेर वाली होगी। यानी यहाँ पर जो है जो कृषि भूमि होगी उसमें परती होगी, ऐसी भूमि जिसमें कि किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगाई जाएगी, और जिस पर फसल उगाई जा रही होगी उसमें हेर फेर होगा यानी सस्यावर्तन होगा। इसके बाद जो पांचवी है वो विस्तृत कृषि होगी, यानी यहाँ पर भी परती भूमि होगी, लेकिन यहाँ पर कोई एक विशेष प्रकार की फसल जो है बहुत बड़े एरिया में उगाई जाएगी, विस्तृत कृषि की जाएगी। और जो चौथा होगा वो पशुपालन, और यहाँ पर पशुपालन मतलब कि चारागाह, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि होगी वो चारागाह के रूप में होगी, परती के रूप में होगी। तो इस प्रकार से थुलेन महोदय ने कृषि अवस्थितिकी का जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसको समझाने का प्रयास किया है कि कोई एक क्षेत्र होगा जिसमें कि इन पेटियों के आधार पर या इस प्रकार से जो है उसका भूमि उपयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स कर दी कि जो किसान होंगे वो आर्थिक लाभ को ही देखते होंगे, और वो जो है ऐसे ही फसलों का उत्पादन करेंगे जो कि अधिकतम लाभ दे सके। अगर बीच में कहीं ऐसा होता है कि कोई दूसरी फसल ऐसी आ गई कि जो अब वो लाभ देने लगी है, जो पहले वो पैदा करते थे वो लाभ की फसल नहीं रही, तो वो उसमें शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है ये कृषि अवस्थितिकी को समझाने का प्रयास किया है। इस मॉडल की मान्यताएं व्यवहार में विश्व में किसी भी प्रदेश में पूर्णतया लागू नहीं होती हैं। वर्तमान में यह पूर्णतः अप्रासंगिक है। कहीं भी कृषि की 6 पेटियां नहीं पाई जाती। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में कृषि का स्वरूप परंपरागत व जीवन निर्वाह स्तर का है, प्रारंभ से ही रहा है, जबकि यह बाजार आधारित सिद्धांत है। जो सिद्धांत है ये बाजार पर आधारित है। यहाँ की एक प्रमुख समस्या अलाभकारी कृषि भी है भारत की। ऐसे में यह मॉडल लाभकारी कृषि के लिए प्रेरित कर सकता है किसानों को। भारत में 6 पेटियां नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पर लगभग 3 पेटियां ही पाई जाती हैं, और हरित क्रांति के क्षेत्र में परती भूमि का अभाव होता है। जब से भारत में हरित क्रांति आई है तब से जो है ये प्रतिरूप अगर कहीं थोड़ा बहुत समानता रखता भी रहा होगा तो और भी बदल गया है, और अब तो दूर दूर तक जो है सघन यानी जो आपकी चौथी 5वीं पेटी है वहाँ पर भी सघन कृषि की जाने लगी है। और भारत में इस मॉडल को जो है आंशिक रूप से लागू है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये था वान थुलेन का कृषि अवस्थितिकी का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही।